कहानी की शुरुआत एक म्यूजिक शो से होती है जहाँ की एक सिंगर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था कि तभी शो का डायरेक्टर स्टूडियो से रिकॉर्ड करते हुए नोटिस करता है कि अचानक से स्टेज पर कोई अजीब सा आदमी चढ़ गया। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और जब तक डायरेक्टर अपनी सिक्योरिटी को ऑर्डर दे पाता कि वे उस आदमी को स्टेज से नीचे उतारे तब तक तो वो आदमी पीछे से आकर उस सिंगर को ही काटने लगता है। ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था और यहीं से उस वायरस की शुरुआत हुई जिसके संपर्क में आने वाले लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। अब यहाँ से हमें एक छोटे से गांव की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें लीरा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दरअसल वो एक सिंगल मदर है मगर अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती है। अब उसके लिए तो आज भी एक नॉर्मल सा दिन था लेकिन उसे पता नहीं था कि आज के बाद से दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वो जब सुबह उठकर हमेशा की तरह कॉफी बना ही रही थी कि उसे कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ नजर आता है। शुरू में लीरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन उसकी नेबर भी कहती है कि पता नहीं क्यों मगर आज सुबह से ना कोई फोन काम कर रहा है और ना ही इंटरनेट। वहीं आसपास से अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। सो उन्हें पता करना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अब उस नेबर को पीछे से कोई नीचे खींच लेता है। लीरा को उसकी दर्द में चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी और वो जल्दी से देखने भागती है कि उसकी पड़ोसी को हुआ क्या। लीरा अपनी बाउंड्री के ऊपर से देखती है कि अब उस नेबर का पति ही उसे बुरी तरह से काट रहा है। वो अब तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था। लीरा इस शौक से उबर पाती इसके पहले ही वो अब उसके बालों को भी पकड़कर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। हालांकि लीरा की अच्छी किस्मत की उसके बालों के टूटने से वो उसकी पहुंच से छूट गई थी। वो डरकर अपने घर भागती है और पहले अपने बच्चों को सोता देख जल्दी से पुलिस को फोन करने लगती है कि उनके पड़ोसी को पता नहीं क्या हो गया जो उसने पहले अपनी पत्नी को काटा और अब उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन फोन तो सुबह से ही बंद पड़े थे। लीरा किसी से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकती कि तभी वो देखती है कि उसका पड़ोसी जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था वो उसके घर में घुस आया है। हालांकि वो काफी ही स्लो था सो लीरा डरते हुए उसे धक्का देकर रेलिंग से गिरा देती है। एक रेलिंग तो ज़ॉम्बी के आर पार तक निकल गई थी यानी वो कम से कम अब हिल नहीं पाएगा। ऊपर से अब तक लीरा की बेटी भी उठकर सब कुछ सहमी हुई देख रही थी। लीरा को पता था कि वे यहाँ सेफ नहीं। वैसे भी इस छोटे से गांव में उन्हें कौन ही बचाएगा। तो वो अपने दोनों बच्चों को उठाकर गाड़ी से इस गांव से निकलने का फैसला करती है। रास्ते की सीढ़ियों में वो ज़ॉम्बी अभी भी पड़ा हुआ था तो वो अपने बच्चों की आंखों को कवर कर किसी तरह से उन्हें नीचे उतारती है। हालांकि वो जल्दबाजी में अपने पेटों को साथ ले जाना भूल गई थी। वो जल्दी जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बैठाकर निकलने लगती है। वहीं उनकी गाड़ी की आवाज से आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस कर लेते हैं यानी कि आसपास अब कोई जिंदा इंसान नहीं बचा। सिर्फ एक रात में वो ज़ॉम्बी वायरस हर ओर फैल चुका है। गाड़ी में बच्चे उसे याद भी दिलाते हैं कि वे तो अपने पेटों को साथ लाना भूल ही गए। तो अब खतरा होने के बावजूद लीरा बच्चों को गाड़ी में लोग कर अकेले ही घर में पेटों को लेने जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी उनके पेटों को खा रहा था और उसकी आवाजों से लीरा की बेटी भी वहीं आने लगती है। सो लीरा जल्दी से अपनी बेटी को उठा अब गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकलने लगती है। अब तक आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज उनकी आवाजों से इकट्ठा हो चुके थे। वे उनकी कार को घेर लेते हैं और लीरा अब तक समझ जाती है कि ये इंसान नहीं बचे। सो वो अपने बच्चों की खातिर अब ज़ॉम्बीज के ऊपर से ही कार चढ़ाकर वहाँ से निकल जाती है। अब दुनिया बदल चुकी थी। लीरा को भी पता था कि वो औरों की मदद के चक्कर में खुद मारे जाएंगे। वो गाड़ी में ही रेडियो से सुनती भी है कि दुनिया भर की सरकारें गिर चुकी हैं। अब कोई नियम कानून नहीं बचे। देश की आर्मी खुद के बचाव के लिए बंकर्स बना रही है क्योंकि ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी गोलियां ही खत्म हो जाएंगी मगर आर्मी कभी ज़ॉम्बीज को मार नहीं पाएगी। रास्ते में भी जगह जगह पर ऐसी ही तबाही फैली हुई थी। ज़ॉम्बी बनने के बाद उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। अब काफी दूर चलने के बाद लीरा को फाइनली 2 सर्वाइवर्स मिलते हैं जो कि अभी तक भी ज़ॉम्बीज नहीं बने थे। लीरा उनसे कंफर्म करती है कि उन्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा ना हो जिस पर वे इसके लिए मना कर देते हैं और बताते हैं कि ये जो खून उनकी बॉडी पर लगा हुआ है वो उनका नहीं। वहीं उन्हें पता चला था कि मॉस्को शहर में आर्मी एक कैंप बना रही है जिसे कि चारों ओर से ज़ॉम्बी से सुरक्षित किया जा रहा है। सो लीरा उन दोनों को अपने साथ वहीं ले चले। एक वहीं जगह है जो कि ज़ॉम्बी से सुरक्षित होगी। अब लीरा उन्हें अंदर बैठा पाती उसके पहले ही अचानक से पीछे से एक ट्रक आकर दोनों को उड़ा ले जाता है। लीरा के लिए ये सब कुछ नया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में दुनिया इतनी बदल जाएगी मगर अपने बच्चों को देख वो खुद को हिम्मत दिलाती है कि उसे अपने बच्चों को सुरक्षित आर्मी बेस तक पहुंचाना ही होगा फिर उसे चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो ड्राइविंग करना जारी रखती है और जब वे मॉस्को शहर से 20 किलोमीटर दूर ही थे तो लीरा को एक आर्मी चेक पॉइंट मिलता है
जहाँ एक सोल्जर उसे सूचना देता है कि अब मॉस्को शहर सिर्फ आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ आम इंसानों का जाना मना है, सो लीरा को यहीं से वापस लौटना होगा। आर्मी शहर से ज़ॉम्बीज़ को साफ कर अपने रहने के लिए सेव कर रही है और अब आम नागरिकों की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सो लीरा अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस चली जाए, उन्हें वहीं क्वारंटाइन रहकर खुद को सरवाइव करना होगा। लीरा जानती थी कि अगर वे वापस गए तो उनका बचना नामुमकिन है, सो उसे कैसे भी करके आर्मी बेस में घुसना होगा। वो सोल्जर से बहस करने लगती है कि तभी उन्हें पीछे से एक ज़ॉम्बी आता हुआ नजर आता है और वो सोल्जर अब लीरा को छोड़ जल्दी से उस ज़ॉम्बी को शूट करने भागता है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा लीरा गाड़ी स्टार्ट कर शहर की ओर गाड़ी भगाने लगती है। वहीं पीछे से सोल्जर ने चेतावनी देने के बाद उनकी गाड़ी के टायर में गोली मार ही दी, जिससे कि उनकी गाड़ी पुल से होते हुए एक नदी में जा गिरी थी। लीरा किसी तरह से डूबती हुई कार से अपने बच्चों को बाहर निकालती है, लेकिन अब उनके पास कोई कार नहीं और शहर भी यहाँ से बहुत दूर है, जबकि हर और ज़ॉम्बीज़ फैले पड़ी थे, तो वे शहर में पहुंचेंगे कैसे। लीरा परेशान ही थी कि तभी उसके बच्चे उसे एक बोट दिखाते हैं। वो जल्दी से बच्चों के साथ अब बोट में बैठकर मॉस्को शहर में जाने लगती है। बाहर हर और सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे, मगर वे लीरा और उसके बच्चों तक पहुंच नहीं सकते। लीरा नोटिस भी करती है कि ये ज़ॉम्बीज़ शायद से पानी में तैर नहीं सकते, इसलिए वे पानी के अंदर तक नहीं आ रहे। वो नदी के रास्ते शहर में घुसती है, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था, और वो फाइनली नदी के रास्ते आर्मी कंट्रोल एरिया में पहुंच ही जाती है। आखिर में अब इस वायरस को फैले कई महीने बीत चुके हैं, मगर लीरा अपने बच्चों के साथ सुरक्षित एरिया में सेफ थी। इस एरिया के चारों ओर नदी है, तो आसपास के ज़ॉम्बीज़ कभी अंदर घुस नहीं पाएंगे, और चूंकि अब ज्यादातर इंसान ऑलरेडी मारे जा चुके थे, तो अब उन्हें रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मॉस्को में तो लीरा अपने बच्चों के साथ सेफ जगह पर पहुंच गई, लेकिन अमेरिका में क्लेयर के साथ क्या होगा, जानते हैं हमारी दूसरी कहानी में। अब तक ज़ॉम्बी वायरस को फैले कई महीने बीत चुके थे, जहां क्लेयर नाम की एक औरत अपने घर पर ही अकेली रहती है। हालांकि अब उसने इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच जीना सीख लिया था। वो जंगल के बीचों बीच रहती है, जहां वैसे भी ज़ॉम्बीज़ कम ही पहुंच पाते। लीरा अपने घर के आसपास ही खेती करती, साथ ही उसने काफी सारी मुर्गियां भी पाल रखी थी, यानी अब उसे खाने की तो कोई कमी नहीं होती। उसकी डेली की लाइफ ऐसी ही चलती है, जहाँ वो आधा दिन खेती में लगाती और बाकी आधा समय अपने घर की छत पर जाकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करती। क्योंकि शहर से दूर होने के बावजूद भी उनके यहाँ कभी कभार ज़ॉम्बीज़ पहुंच ही जाते हैं, तो समय के साथ क्लियर निशाना लगाना भी सीख ही गई और वो स्कोप के सहारे हर एक ज़ॉम्बी को घर में घुसने से पहले ही निपटा देती है। हालांकि वो अकेली रहकर दुखी नहीं थी, और ऐसे ही एक दिन उसे 3 लोगों की फैमिली अपने घर की ओर आती हुई नजर आती है, जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। क्लियर स्कोप से देखती है कि वे सर्वाइवर्स अभी तक भी ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटे नहीं गए, लेकिन वे शायद से ज़ॉम्बी से बच नहीं पाएंगे। इसलिए ही क्लेयर उन्हें बचाने के लिए खुद छत से जाकर एक एक कर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है, और आखिरकार उसकी मदद के बाद सभी तीनों सर्वाइवर्स बच गए थे। क्लेयर तीनों को अपने घर बुलाकर उन्हें खाना ऑफर करती है। वे काफी ही खुश थे, क्योंकि कई महीनों के बाद उन्होंने इतना अच्छा पका हुआ खाना खाया था, क्योंकि अब तक तो वे सिर्फ स्टोर मार्केट्स का एक्सपायर्ड खाना ही खा रहे थे। क्लेयर उनसे बाहर की दुनिया के बारे में पूछती है, क्योंकि वो खुद पिछले कई महीनों से इस घर से दूर नहीं गई। अब तीनों उसे बताने लगते हैं कि असल में तो बाहर अब कोई जीवित इंसान बचा ही नहीं होगा। उनके ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग थे, जो कि एक एक कर मारे गए। वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है, और बाकी के दोनों उसी के बच्चे थे। क्लेयर कहती है कि वो उन्हें देखकर काफी खुश है, क्योंकि अब तो उसे अपने जैसे नॉर्मल इंसान देखे हुए ही बहुत समय बीत चुका है। वो उन्हें ऑफर भी करती है कि जॉन की पूरी फैमिली उसके साथ यहीं पर रुक जाए। यहाँ उनके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं। क्लेयर को यहाँ अपने रिसोर्सेज बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये सुनकर जॉन और उसके दोनों बच्चे क्लेयर को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब हर कोई अपना ही सर्वाइवल चाहता है, क्लेयर ऐसे अनजान लोगों को अपना खाना और पानी शेयर कर रही है। अब दोनों बच्चों के सोने के बाद जॉन अकेले में क्लेयर को थैंक्स बोलने आता है। वो उसके साथ किचन में सफाई करने को भी कहता है, मगर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि खाना बनाना उसकी हॉबी है, उसे भूखे लोगों को खिलाना पसंद है, इसलिए अब वे बिल्कुल भी चिंता न करें। जॉन उससे ये भी पूछता है कि वो यहाँ अकेली कैसे फंसी, उसकी बाकी की फैमिली कहाँ है। क्लेयर उसे बताती है कि वो अपने पति और एक बेटे के साथ ही ज़ॉम्बी से बचते हुए इसी घर में आई थी, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस के शुरुआती चरण में वे ज़ॉम्बीज़ को मारने में हिचकते थे। इसी कारण एक दिन उसके पति और उसका बेटा दोनों ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गए, और क्लेयर उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उसी के बाद से वो यहाँ अकेली रहती है। जॉन क्लेयर को थैंक्स बोलता है कि उनकी ये खुशकिस्मती है जो उन्हें क्लेयर का घर मिला,
यहाँ उसके दोनों ही बच्चे सेफ रहेंगे और वे साथ मिलकर अच्छे से रह सकेंगे। अब ये कहकर जॉन भी सोने चला गया था, लेकिन अब अजीब बात कि उसके जाने के बाद क्लेयर फिर से 3 लोगों का खाना बनाती है और उसे लेकर बेसमेंट में जाने लगती है, जहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल क्लेयर का पति और उसका बेटा जो कि पहले ज़ॉम्बी बन गए थे, क्लेयर ने उन्हें आज तक भी अपने बेसमेंट में बांध रखा है। इसलिए वो काफी खुश रहती थी क्योंकि उसने अपनी इस लाइफ को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसका पति और बेटा तो अब ज़ॉम्बी थे, तो वे खाएंगे क्या? और इसलिए ही क्लेयर यहाँ आने वाले सर्वाइवर्स को झूठा दिलासा दे कि वे यहाँ पर सेफ रहेंगे। वो उसके बाद उन्हें ही जान से मारकर उनके शरीर के अंग अंग काट देती है और अपने पति और बेटे को खिलाती रहती है। इसलिए शुरू में जॉन की फैमिली को देख क्लेयर काफी खुश थी क्योंकि उसे अपने पति और बेटे के लिए कई दिनों का खाना मिल गया था। आखिर में दिखाया भी जाता है कि क्लेयर ने जॉन और उसके परिवार के तीनों ही लोगों की बॉडी को काटकर फ्रीज में स्टोर कर लिया है। आगे भी उसे खाने की कमी नहीं होगी क्योंकि कोई न कोई भूला भटका सर्वाइवर इस एरिया में आ ही जाता है। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोनों ही कहानियों में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी ही ज़ॉम्बी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। थैंक यू।